चैप्टर 1 एपिसोड की शुरुआत होती है रिक और फ्रैंकेनस्टाइन के साथ, जो टेरोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आइसा मैकफेरसन पर नजर रखे हुए हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि आइसा असल में बैटमैन का विलन क्लेफेस है जो डिस्गाइज में है। क्लेफेस ईसा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो काफी बेकार एक्टिंग कर रहा है। वो पहले वाले ईसा से ज्यादा कैजुअल है और थीमिसिरा का नाम भी गलत प्रोनाउंस करता है, जो एक रियल एक्सपर्ट कभी नहीं करेगा। ये एक फनी ट्विस्ट है, खासकर क्योंकि ओरिजिनल 1940s क्लेफेस एक सीरियस एक्टर था जो अपने रोल्स को बहुत सीरियसली लेता था। इस नए वर्जन का मेस होना काफी इंटरेस्टिंग है। रिक और फ्रैंकेनस्टाइन देखते हैं कि प्रोफेसर काफी अजीब बिहेव कर रहा है। रिक फ्रैंकेनस्टाइन को कन्विंस करता है कि वो आइसा को प्रूव करें कि वो थीमिसिरा का एक्सपर्ट नहीं है। इसके बदले रिक प्रॉमिस करता है कि ये उन्हें ब्राइड की नजर में हीरो बना देगा। ये प्लान क्रीचर कमांडोज को प्रिंसेस को असैसिनेट करने से रोकने में मदद करेगा। रिक और फ्रैंकेनस्टाइन ईसा के घर जाते हैं क्लूज ढूंढने के लिए। इस दौरान फ्रैंकेनस्टाइन अपने पास्ट के बारे में बात करता है। वो बताता है कि ब्राइड के हाथों जला दिए जाने के बाद ब्राइड के लवर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मारने की वजह से वो एक रिवर में गिर गया था। उसे एक अंधी औरत बॉगडाना मिलती है जो उसका ख्याल रखती है। ये स्टोरी बिब्लिकल स्टोरी मोजेस की याद दिलाती है, जो रिवर में मिला था और एक काइंड वुमन ने उसका ख्याल रखा। ऐसे ही बॉगडाना ने फ्रैंकेनस्टाइन को नर्चर करके वापस सेहतमंद बनाया। धीरे धीरे बॉगडाना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गई। फ्रैंकेनस्टाइन जान लेता है कि बॉगडाना का नाम, जो एक स्लाविक नाम है, का मतलब गॉड द्वारा दिया हुआ होता है। ये नाम परफेक्ट है क्योंकि उसने फ्रैंकेनस्टाइन की जान बचाई थी। बॉगडाना को फ्रैंकेनस्टाइन के अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये रिलेशनशिप मार्वल के फैंटास्टिक फोर की अलिशिया मास्टर्स और बेन ग्रिम द थिंग के लव जैसे लगता है, जो आउटवर्ड अपीयरेंस के बजाय दिल से कनेक्शन करता है। फ्रैंकेनस्टाइन ने बॉगडाना के साथ काफी साल गुजारे, लेकिन ब्राइड के ऑब्सेशन के चलते वो उसे छोड़कर चला गया। जब फ्रैंकेनस्टाइन ने बॉगडाना को बताया कि वो ब्राइड की तलाश में जा रहा है, तो उसे अलविदा कहने के बजाय उसने उसके सिर पर आयरन पॉट से मार दिया। ये ट्रेजिक मोमेंट फ्रैंकेनस्टाइन की सेल्फ सेंटर्ड नेचर को दिखाता है। वो अपने प्यार के एक आइडियल वर्जन के पीछे था, जबकि उसके पास एक रियल और मीनिंगफुल लव था। ब्राइड की फिजिकल ब्यूटी के ऑब्सेशन में फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने लाइफ की हर अच्छी चीज को खत्म कर दिया। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां रिक और फ्रैंकेनस्टाइन ईसा के घर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ईसा के घर की वॉल्स ग्रीक आर्ट और स्टैच्यूज से भरी हुई हैं। फ्रैंकेनस्टाइन पर्टिकुलरली एक गोल्डन बस्ट से फैसिनेटेड लगता है, जो सटली ब्राइड के हेड ऑब्सेशन को नोट करता है। रिक ईसा के बेडरूम में जाता है और वहां ईसा का डेड बॉडी देखता है। ईसा को एक तलवार से मारा गया था, जो अभी भी फ्लोर पर है। ये सोर्ड शायद आइसा का अपना हो सकता है, क्योंकि उसके बेडरूम की वॉल्स पर और भी वेपन्स लगे हुए थे, जो उसके हिस्ट्री के प्यार को दिखाते हैं। अब सवाल ये है, ईसा को क्यों मारा गया? ईसा एकमात्र इंसान थी, इकोनोमोस के अलावा, जो अपकमिंग डूम के बारे में जानती थी। सबसे लाइकली कल्प्रिट अमांडा वॉलर हो सकती है, जो अपोकलिप्स के सीक्रेट्स को छुपाने के लिए आइसा को साइलेंस करना चाहती थी। इस एपिसोड में एक थियरी है कि अमांडा वॉलर ने क्लेफेस को भेजा हो सकता है आइसा मैकफेरसन को मारने और रिप्लेस करने के लिए, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। ईसा के पास सर्सी की अपोकलिप्टिक प्रोफेसी की नॉलेज थी और वॉलर ये नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और तक पहुंचे। अमांडा वॉलर के रूथलेस नेचर के एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे सुसाइड स्क्वाड मूवी में, जब उसने अपनी टीम के लोगों को ही मार दिया था सीक्रेट्स छुपाने के लिए। लेकिन क्लेफेस का बिहेवियर आइसा के घर में थोड़ा अलग और कैजुअल था। उसने आइसा की बिल्ली को खिलाया और मॉर्टल कॉम्बैट 1 गेम खेली एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर। मॉर्टल कॉम्बैट और डीसी कॉमिक्स का पुराना कनेक्शन है, जैसे मॉर्टल कॉम्बैट वर्सेस डीसी यूनिवर्स गेम जो 2008 में आया था। ये नॉड एक फन एडिशन है और यह भी दिखाता है कि मॉर्टल कॉम्बैट के ब्रूटल फैटेलिटी मूव्स और क्रीचर कमांडोज की वायलेंट एक्शंस काफी सिमिलर हैं। अगर अगले मॉर्टल कॉम्बैट या इनजस्टिस गेम्स में क्रीचर कमांडोज को प्लेएबल कैरेक्टर्स नहीं बनाया गया, तो ये एक बड़ी मिस होगी। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, रिक फ्लैग और फ्रैंकेनस्टाइन क्लेफेस से छुप के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेफेस को पहले से उनकी प्रेजेंस का पता होता है। यह एक ट्रैप की तरह लगता है। क्लेफेस रिक को ब्रूटल तरीके से पीटता है, उसको उठाकर इधर उधर फेंकता है और उसकी बैक तोड़ देता है, ऐसे ही जैसे बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक में बेन ने बैटमैन के साथ किया था। इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन क्लेफेस को एक्सबॉक्स कंट्रोलर के इलेक्ट्रिसिटी शॉक से हरा देता है। इलेक्ट्रिसिटी शॉक फ्रैंकेनस्टाइन को शायद इसलिए पसंद है क्योंकि लाइटनिंग के वजह से ही वह जिंदा हुआ था। लेकिन रिक फ्लैग इस फाइट के बाद ग्रेव इंजरी से गुजरता है और अपने लास्ट वर्ड्स फ्रैंकेनस्टाइन को कहता है, ब्राइड को सच बता देना। अगर ये रिक फ्लैग का एंड है, तो ये फ्लैग फैमिली के ट्रैजिक हिस्ट्री को कंटिन्यू करेगा, जिसमें हमेशा मिसगाइडेड कॉजेस के चक्कर में जान चली गई। इसी बीच क्रीचर कमांडोज पिस्टान पहुंचते हैं और वहां अपने पुराने दोस्त अलेक्सी से मिलते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि अलेक्सी उनके अगेंस्ट टर्न कर चुका है।
अलेक्सी उन्हें कास्टल से दूर ले जाता है और पानी सोल्जर्स के एक एम्बुश में डाल देता है। पानी सोल्जर्स का डिजाइन काफी स्ट्राइकिंग और फ्यूचरिस्टिक नाइट लाइक है, जो शायद जेम्स गन के रॉम स्पेस नाइट कॉमिक्स के लव का होमेज है। एनिमेशन का मीडियम ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को बहुत इजीली पोर्ट्रे करता है, जो शायद लाइव एक्शन में मुश्किल होता। एनिमेशन का बेनिफिट यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। क्रीचर कमांडोज और पनी सोल्जर्स के बीच एक इंटेंस बैटल होती है। डॉक्टर फॉस्फोरस अलेक्सी का सिर लिटरली तोड़ देता है। एक काफी ब्रूटल मोमेंट। द ब्राइड और डॉक्टर फॉस्फोरस अपनी अलग अलग पावर्स शोकेस करते हैं और बैटलफील्ड में केओस मचाते हैं। फिश लेडी और वीजल भी फाइट में शामिल होते हैं, लेकिन वह ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। ना फाइटर नहीं लगती और वीजल फनी तरीके से क्विकली भाग जाता है। ये हिलेरियस और रिलेटेबल मोमेंट है, क्योंकि अगर हम वीजल की जगह होते तो शायद हम भी भाग जाते। बैटल के दौरान द ब्राइड एक हाई टेक फ्लाइंग नाइट पर चढ़ जाती है और सिटी में सवार करती है। एक बिलबोर्ड दिखाई देता है जिस पर डॉक्टर वेस्ली वॉन स्पियर्स का नाम लिखा होता है, जो जेम्स गन के बिलवेड डॉग का ट्रिब्यूट है, गुजर गया था। ये बिलबोर्ड सुसाइड स्क्वाड में भी दिख चुका है और ये गन के लिए एक स्वीट पर्सनल मोमेंट है। बैटल के बाद प्रिंसेस अलाना फ्यूरियस हो जाती है और एक नेशन वाइड मैनहंट अनाउंस करती है क्रीचर कमांडोज के लिए, अलेक्सी के डेथ का बदला लेने के लिए। इस एक्शन से पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है और कमांडोज के एक्शंस अब एक लार्ज स्केल परस्यूट को इग्नाइट कर देते हैं। एपिसोड इस बात का भी हिंट देता है कि सर्सी की प्रोफेसी, जो अमांडा वॉलर को पता थी, एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। प्रिंसेस अलाना का एक हार्डन्ड वॉर टाइम लीडर में ट्रांसफॉर्मेशन और अमांडा वॉलर का मैनिपुलेटिव नेचर इस नैरेटिव को और इंटरेस्टिंग बनाता है। यह सब अमांडा वॉलर के कैरेक्टर के साथ परफेक्टली फिट होता है, जो हमेशा गवर्नमेंट सीक्रेट्स को छुपाने के लिए रूथलेस डिसीजंस लेती है, जैसे हमने सुसाइड स्क्वाड में देखा था। वॉलर के एक्शंस एक और ग्लोबल क्राइसिस को जन्म देते हैं, जो इस सीरीज का एक मेजर थीम है। एपिसोड के एंड तक क्रीचर कमांडोज एक बड़े ट्रबल में आ चुके हैं। प्रिंसेस अलाना उनका शिकार कर रही है और उनके मिशन के ग्लोबल रिपरकशंस अनफोल्ड हो रहे हैं। मॉर्टल कॉम्बैट, रॉम, स्पेस नाइट और जेम्स गन के पर्सनल टच जैसे एलिमेंट्स इस एपिसोड को और एंगेजिंग और यूनिक बनाते हैं। अगले एपिसोड्स के लिए काफी ग्राउंड वर्क सेट की गई है और ये सीरीज डीसी कॉमिक्स लोर और जेम्स गन के पर्सनल स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड है। इस एपिसोड का टाइटल फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर के अंधेरे नेचर को दिखाता है, जो डीसी यूनिवर्स में बिल्कुल भी रिडीमेबल नहीं है। ये साबित करता है कि वो कभी बदलने वाला नहीं है। यह पल इस एपिसोड के टाइटल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। द डार्कर क्लेफेस। क्लेफेस को ऑफिशियली डीसी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे सुपरमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका पोर्ट्रेयल काफी डार्क और साइकोपैथिक है, जो हार्ली क्विन में उसके कॉमिक कैरेक्टर से काफी अलग है। एलन टूडिक अब क्लेफेस का वॉइस दे रहे हैं और ये उनका पहले के कॉमेडिक रोल से काफी बड़ा शिफ्ट है। मिथोलॉजी और डीसी लोर है। इस एपिसोड में एंटीगोनी और अपोलोनिया जैसे ग्रीक ट्रेजेडी और मिथोलॉजी का जिक्र होता है। सन्स ऑफ थेमिसिरा, जो अमेजोनियन विमेन के अबैंडन्ड मेल चिल्ड्रन हैं, का रेफरेंस भी दिया जाता है, जो वंडर वुमन के लोर को एक्सपैंड करता है। क्रॉसओवर मोमेंट्स और फ्यूचर प्लॉट लाइन्स। डॉक्टर फॉस्फोरस अपने कपड़े उतारते हुए अपने पावर्स यूज करता है, जो हल्क की तरह एक कॉमन इश्यू को हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल इंट्रीग। क्रीचर कमांडोज के टेरिटरी में ऑयल लेने की कोशिश एक डायरेक्ट रेफरेंस है रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का।